हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करेंगे। आज हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत इसका अर्थ, इसकी प्रकृति और इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। आधुनिक राजनीतिक शास्त्र संपूर्ण विश्व की राजनीतिक पद्धति की कल्पना करता है एवं नवीन पद्धति के माध्यम से उसका विश्लेषण भी करता है। तो हम यह मानकर चलते हैं कि जो वर्तमान समय में प्रचलित जो अवधारणाएं थी, जैसे कि राज्य, सरकार, कानून, सत्ता, इनके स्थान पर अब हम नई अवधारणाओं जैसे पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कंपैरेटिवली हम पॉलिटिकल बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जी.के. रॉबर्ट्स के अनुसार comparative government covers a comparative study of different political systems, their institutions and functions. Comparative government is more appropriate as a study of states, their institutions, with perhaps also the most immediate supplementary groupings connected with state activity, parties and pressure groups. हिंदी में हम कह सकते हैं कि जो तुलनात्मक सरकार है वो राज्यों, उनकी संस्थाओं और सरकार के कार्यों का अध्ययन करते हैं, जिसमें शायद राज्य क्रिया से अत्यधिक निकट का संबंध रखने वाले पूरक समूहों, राजनीतिक दल व दबाव समूहों का भी अध्ययन सम्मिलित होता है। इसी प्रकार से एडवर्ड ए फ्रीमैन ने तुलनात्मक राजनीति के विस्तृत क्षेत्र की बात कही है। उनकी धारणा है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता है, वरन विविध राजनीतिक प्रक्रियाओं, पॉलिटिकल प्रोसेस व उनसे संबद्ध राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित होता है। यानी कि पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का भी हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। उन्हीं के शब्दों में तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विविध प्रकारों और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में अनेक शासन पद्धतियों के अनुभवों, संस्थाओं, व्यवहारों और प्रक्रियाओं अर्थात एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशंस, बिहेवियर एंड प्रोसेस का विस्तारपूर्वक ढंग से अध्ययन किया जाता है। उसमें संविधान से बाहर उन अभिकरणों का भी अध्ययन किया जाता है, अर्थात एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज का भी अध्ययन किया जाता है, जिसका किसी भी रूप में शासन के औपचारिक अंगों से कोई संबंध नहीं होता है, वरन इसका संबंध महत्वपूर्ण नियमितता से, राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यशैली में समानताओं और असमानताओं से होता है। हम कह सकते हैं कि दैट पॉलिटिकल इज अ कंटिन्यूअस, टाइमलेस, एवर चेंजिंग एंड यूनिवर्सल एक्टिविटी having its key manifestation in the making of a decision and face and solve a predicament. It flows from a special kind of activity, a form of human behavior. इसी प्रकार से आमंड और पावेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के तीन मौलिक मंतव्य हैं। फर्स्ट है पश्चिमी और गैर पश्चिमी अर्थात वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न देशों की संस्थाओं का एक साथ विश्लेषण। जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिमी राष्ट्र यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका, और गैर पश्चिमी राष्ट्र जैसा कि हम तीसरी दुनिया के राष्ट्र भी कह सकते हैं, अफ्रीका एंड एशिया के देशों को भी कह सकते हैं, इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक साथ हम एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें। सेकंड है राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इस प्रकार से स्टडी करना जिसमें कि एक वो क्रमबद्ध अध्ययन हो सके। और इसी प्रकार से
तीसरा उन्होंने बताया है तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना, अर्थात जो विभिन्न पॉलिटिकल जो सिद्धांत हैं, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनमें कंपैरेटिवली उनको एक दूसरे से रिलेटेड करना। अब हम बात करते हैं कि तुलनात्मक राजनीतिक विषय में राजनीति की जो इसकी जो प्रकृति है, राजनीतिक प्रकृति है, उसके बारे में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में वुड का यह कथन उल्लेखनीय कि क्षेत्र में नाम के नामकरण में तुलनात्मक शब्द के इस्तेमाल करने का एकमात्र जो कारण है वह इस बात पर बल दिया जाए कि क्षेत्र की राजनीति विज्ञान के प्रति जो जिम्मेदारी है उसके अनुसार विश्व में विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजविज्ञान में सिद्धांत निर्माण और परीक्षण की सामान्य खोज में तुलना के लिए इकाइयों के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित फैक्ट्स प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसा पहला, तुलनात्मक राजनीति पश्चिमी और गैर पश्चिमी और साम्यवादी देशों की संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। इट इज़ अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन वेस्टर्न, नॉन वेस्टर्न एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि इनके बीच में जब हम संस्थाओं का, इनकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उनका हम जो कंपैरेटिव जो एनालिसिस करते हैं वो है इसकी प्रकृति के अंतर्गत हम करते हैं। इसी प्रकार से तुलनात्मक राजनीतिक विविध राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ अराजनीतिक संरचनाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन है। यानी कि ये किसकी स्टडी है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड नॉन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनकी हम स्टडी है, उनका हम अध्ययन करते हैं कि जो राजनीतिक संरचना है उनके क्या प्रभाव होंगे, उनका जब हम अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से जो अराजनीतिक संरचना है उनका क्या प्रभाव होगा, और जब हम इन दोनों का कंपैरेटिवली अध्ययन करते हैं तो उसके आधार पर हम अपने निष्कर्षों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा उन्होंने बताया है कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा मानव स्वभाव, उसकी परिस्थितियाँ तथा उसके व्यवहार के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात यह ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की अपेक्षा किसको अध्ययन महत्व देता है? मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर, उसकी सिर्कमस्टांसेस क्या है, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर क्या है, उसका जो बिहेव है वो क्यों और किस प्रकार से चेंज होता है, इसकी कंपैरेटिवली स्टडी को अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसी प्रकार से तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक कार्यकलाप, पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड राजनीतिक सत्ता का, पॉलिटिकल अथॉरिटी का अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स द टर्म पॉलिटिक्स हैज़ 3 keynotes: political activity, political process and political power. Political not only cannot political activity, it is also implies a trend of activity. इसी प्रकार से विभिन्न राजनीतिक प्रणाली के मूल्यों की तुलना भी की जाती है। वी आर कंपैरेटिवली इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी भी हम एक कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक जो तुलनात्मक राजनीति है उसकी प्रकृति के संबंध में बहुत सारे तथ्य दिए जा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम इसका इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। पहला, तुलनात्मक राजनीतिक लंबात्मक तुलना है, अर्थात वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, और दूसरी हम हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी या अम्रावतीय तुलना कर सकते हैं। बात करते हैं हम वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी की। तो यहाँ कंपैरेटिव स्टडी, वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी हम कैसे कर सकते हैं कि जब हम एक ही राष्ट्र के विभिन्न स्तरों पर जो सरकारें पाई जाती हैं, जो संस्थाएं पाई जाती हैं, उनका हम अध्ययन करें, है ना। क्या हम कंपैरेटिवली जितने भी स्तर पर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसी प्रकार से जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, उनका जब हम कंपैरेटिवली
स्टडी करते हैं तो उसे हम वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें पाई जाती है ना, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और स्थानीय स्तर पर जो सरकारें पाई जाती हैं, तो उनको हम जब उनका हम कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो वो वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी कहलाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सरकारों और स्थानीय सरकारों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उनमें कुछ इक्वलिटी और कुछ डिसइक्वलिटी पाई जाती हैं, लेकिन जो समानता पाई जाती है वो सतही होती है। देखा जाए तो उनके आर्थिक साधनों के स्रोत में, उनके आकार में, उनकी संभावनाओं की दृष्टि से उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं तुलनात्मक अम्बरातीय धारणा की, अर्थात हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं। तो इसमें हमें दो चीज़ों को देखते हैं। पहला, तुलनात्मक राजनीति विविध राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ अराजनीतिक संरचनाओं और उसके प्रभावों का अध्ययन करती है। या दो प्रकार से हम कैसे तुलना कर सकते हैं कि ये विभिन्न कालों में विद्यमान सरकारों का अध्ययन है। जैसे कि अगर हम भारत के विभिन्न स्तरों पर सरकारों की तुलना करें तो जैसे एट प्रेजेंट की स्टडी अगर हम 1947 से पहले 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी के संदर्भ में अगर हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट का अध्ययन करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होगी। इसी प्रकार से उन राष्ट्रीय सरकारों की तुलना जो विश्व में विद्यमान है, अर्थात जब हम दो या दो से अधिक राष्ट्रों की सरकारों के मध्य, है ना, अर्थात जो हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं दो या दो से अधिक नेशनल गवर्नमेंट या कहना चाहिए कि कंट्रीज़ के जो सरकारें हैं उनके मध्य जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव होता है, कंपैरिजन होता है, अर्थात हॉरिजॉन्टल तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो हमने पहले क्या देखा, वर्टिकल में क्या देखा, एक ही देश के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली राजनीतिक सरकारें और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन होता है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव होता है वो किस में होता है, पहला तो विभिन्न कालों के मध्य जो एक ही देश की सरकारें पाई जाती विभिन्न कालों में, विभिन्न समयों में, जब हम उनका कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, और दूसरा जब हम दो या दो से अधिक देशों की सरकारों के मध्य उनकी संरचनाओं का, उनकी संस्थाओं का, उनकी सरकारों का अध्ययन करते हैं तो वो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी कहलाती है। धन्यवाद।